हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग एचपी सिंप्लीफाइड। आज है 22 मार्च। आज बिहार दिवस भी है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या नहीं भी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आज के दिन ही बिहार की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है ना। दो तीन इंसिडेंट्स हैं। एक दिल्ली दरबार, जहाँ पे बंगाल से बिहार उड़ीसा प्रोविंस को अलग किया गया था। फिर उसके बाद अप्रैल में 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। ठीक है। फिर बिहार को सेपरेट प्रोविंस बनाया गया, बिहार को सेपरेट स्टेट बनाया गया था। ठीक है ना। तो 22 मार्च को याद रखना है। और हम लोग आज डेली करंट अफेयर में देखते हैं 22 मार्च में क्या क्या हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट इंडिया को बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट में बताती है और फिनलैंड जो है वो टॉप पे है इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। लगातार 6 बार से ये टॉप कर रही है फिनलैंड, याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस अभी इंडिया की जो पोजीशन है वो 126वीं है और लास्ट ईयर इसकी 136वीं थी। ये जो हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये 10वां साल इसका एडिशन था और ये निकाला जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। बेसिकली इसमें लाइफ को इवैल्यूएट करते हैं लास्ट 3 ईयर से। दैट इज़, मान लीजिए 2020 से लेकर 2022 तक में 6 डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। 6 डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे जीडीपी पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री, सोशल सपोर्ट दैट द कंट्री हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इट्स सिटीजन्स, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया की लगभग 69 है, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड लो करप्शन। ठीक है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकाला जाता है। और बहुत सारी एब्सर्ड क्लेम्स भी हैं कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट को नहीं मानती हैं। ठीक है ना, नहीं मानते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को नहीं मतलब वो डिस्कार्ड करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान को, यूक्रेन को, रशिया को ऊपर दिखा रहे हो अभी, एज इफ दे आर गोइंग थ्रू मेनी क्राइसिस, लाइक पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। Russia and Ukraine are suffering from Russia-Ukrainian war, even though they are more happier than India. So they claims that ये रिपोर्ट जो है कुछ बकवास टाइप का रिपोर्ट है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इंडिया ने अभी इस रैंक में 126वीं रैंक मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। लेकिन लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर इंडिया का पोजीशन था 136। ठीक है ना। श्रीलंका की बात कर ले तो 112 है, पाकिस्तान की 108 है अभी एंड नेपाल की 78 है। और अगर हम लोग बॉटम की बात कर ले तो अफगानिस्तान बॉटम मोस्ट में है, इसकी 137वीं रैंक है। ठीक है ना। और फिनलैंड टॉप किया है। इस बात का ख्याल रखना है आपको। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा ये कह रहा है कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक पैक्ट को साइन किया है। किसके साथ? तो सेल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। सेल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैक्ट किया है और ये पैक्ट है आपको इथेन सोर्सिंग के लिए। इथेन सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? इथेन को ट्रांसफर करके कहीं से कहीं लाना और इसको एज ए एनर्जी यूज़ करना। ठीक है ना। इथेन सोर्सिंग के लिए कौन कौन साथ आया है? तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सेल लिमिटेड, ये दोनों मिलके आपस में एक पैक्ट किया है, एमओयू साइन किया है फॉर इथेन सोर्सिंग। ठीक है ना। देखिए, अब इसमें हम लोग कुछ जान लेते हैं। गेल ने साइन किया है सेल के साथ, ये तो पता चल गया आपको। बेसिकली ये एक्सप्लोर करेंगे प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंपोर्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ इथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। तो बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत ऐसे इथेन्स हैं, इथिलीन हो गए, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डेली पर्पसेस के लिए और बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। मेन एप्लीकेशंस क्या है? पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस इन द मोस्ट वेल डेवलप्ड गैस फील्ड्स। जब भी कोई गैस फील्ड्स होता है ना, जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल गैसेस को हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग कॉम्पोनेंट्स ऑफ गैस निकलते हैं। कहीं इथेन निकल गया, कहीं मीथेन निकल गया, कहीं प्रोपेन निकल गया, ब्यूटेन निकल गया। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं वेरियस फीड स्टॉक्स की तरह, बहुत सारे मेथड्स की तरह। तो हम लोग यहाँ पे इथेन को लेंगे। ठीक है ना। अब इथेन को लेके क्या करना है ना, हमें इथेन को लेके बनाना है इथिलीन। इथिलीन आप बताइएगा, इसको फ्रूट राइपनिंग में भी यूज़ करते हैं, अगर फ्रूट को पकाना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें इथिलीन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बनाना हो गया। ठीक है। केला हो गया, इसमें क्या होता है ना, ये इसमें इथिलीन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, अगर हमको मान लो राइपनिंग को फास्ट करना है,
फल को जल्दी पकाना है तो हम लोग इथिलीन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही है कि इथेन को लाना है, आउटसोर्स करके लाना है और हमें इथिलीन निकालना है। ये काम कौन करेगा मिल करके? तो गेल, उसके साथ में साइन किया है सेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेट्रोकेमिकल कन्वर्सन्स एंड पेट्रोकेमिकल इथेन सोर्सिंग, ठीक है ना। चलते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पोलर नाइट एनर्जी के बारे में। साइंटिस्ट ने बताया है एक सैंड बैटरी के बारे में। देखिए क्या होता है। सैंड बैटरी एक ऐसा बैटरी है ना जिसमें सैंड्स को यूज़ करेंगे जो नॉर्मल लोकल सैंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखा गया है ये कि सैंड्स जो होते हैं ना, कभी आप समुद्र के किनारे या फिर कहीं पे भी सैंड्स पे चल के देखिएगा, जब सनराइज उस पर फॉल करते रहती है तो वो हीटेड होता है, ठीक है। शाम के समय में जब सन डाउन हो जाए तो भी आप जाओगे ना तो सैंड थोड़ी सी गर्म मिलेगी आपको। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि सैंड जो है वो स्टोर कर ले रही है हीट एनर्जी को जो उसको सनरेज से मिला था। सनरेज से कौन सी एनर्जी आती है? इक्वल्स टू hc/λ आती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक है। तो इससे ये पता चल गया कि सैंड भी स्टोर कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी को, सनरेज को, ठीक है ना। तो बेसिकली सैंड बैटरी क्या है? ये एक हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज है। थर्मल मीन्स हीट होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर एक सेंसेशन होता है जो बताता है कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी स्टोर करेगा और ये यूज़ करेगा सैंड मटेरियल्स को या सैंड के जैसे दिखने वाले मटेरियल्स को, जो कि एक स्टोरेज मीडियम की तरह एक्ट करेगा। जैसे एक बाल्टी है, उसमें पानी रखना है, तो यहाँ पे बाल्टी की जगह सैंड ले लो और हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखो, ठीक है ना। तो यही है हमारा सैंड बैटरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस पर कोई काम कर रहा है ना, वो है फिनलैंड, ठीक है ना। फिनलैंड जो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे है। इन्होंने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी जो स्टोर कर सकता है हीट को। कहाँ से? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, महीनों के लिए। आप समझ सकते हो, कहीं लाइट कटी है तो इसको महीनों तक यूज़ करो आराम से। अब देखिए, सैंड बैटरी जो बनता है वो बनता है आपको सैंड कलेक्टेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शनल साइट, जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ से। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा पूरे ईयर की एनर्जी सप्लाई की। साथ में ही जो रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ लिमिटेशंस होती है, मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आप शिमला में हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत दिन से स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे तो आपको सनरेज मिलेगा नहीं ना। अब सनरेज नहीं मिल रहा है तो क्या आप पीवी सेल यूज़ कर सकते हो? क्या फोटोवोल्टेइक सेल यूज़ कर सकते हो? क्या वहाँ तो सनरेज की ज़रूरत है, नहीं यूज कर सकते हो। अगर मान लो नहीं यूज कर सकते हो तो हम एक काम करेंगे, जब शिमला में ऑलरेडी अच्छी मौसम है, जब सनरेज आ रही है, तब हम लोग उसको स्टोर करके रख लेंगे। स्टोरेज के लिए कुछ तो चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करना इज़ नॉट अ कपकेक। तो उसके लिए सैंड बैटरी का काम आया, सैंड बैटरी आया है, ठीक है ना। सैंड बैटरी के लिए लोग और ज़्यादा इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सैंड हीट होता है 600 डिग्री सेल्सियस में, बट वाटर बॉयल कब हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। तो याद रखिएगा। और एक बार हीट हो गया सैंड तो वो काफ़ी समय तक उससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो लो हीट कंडक्टिविटी होती है। लो हीट कंडक्टिविटी कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर एक सैंड को हम हीट कर देते हैं तो उसमें से हीट जो होगी वो धीरे धीरे रिलीज़ होगी, टाइम लेगी रिलीज़ होने में। क्लियर है? और इसकी वजह है, अगर वो धीरे से रिलीज़ होगी, टाइम के साथ रिलीज़ होगी, तो एनर्जी लॉस कम होगा और स्टोर्ड चीज़ें ज़्यादा दिन रहेगी, ठीक है ना। अब बेसिकली इस चीज़ों में 3 मेन कंपोनेंट होता है। सैंड साइलो होता है, इलेक्ट्रिक एयर हीटर होता है एंड एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर होता है। आपको इतनी टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं पूरी की पूरी इसमें आपको टाइमलाइन बना के बता दूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना ही समझना था। इसे कहते हैं सैंड स्टोरेज। नया इन्वेंशन है, काफ़ी पॉजिटिव इन्वेंशन है। अगर ये आया तो काफ़ी अच्छा करेगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बहुत ही यंग प्लेयर है कार्लोस अल्कराज, जो कि मात्र 19 साल के हैं, ठीक है ना, जो कि मात्र 19 साल के हैं और वो जीते हैं इंडियन वेल्स 2023। और इसको जीतने के साथ ही वो वर्ल्ड नंबर 1 के टाइटल को क्लेम कर लिए हैं। मतलब इससे पहले नोवाक जोकोविक जो थे वो वर्ल्ड नंबर 1 पे बने पड़े थे, ठीक है। तो इन्होंने कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने इंडियन वेल्स 2023 को जीता और वर्ल्ड नंबर 1 के टाइटल को अचीव कर लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ 19 साल के। आप समझ सकते हो। आई होप कि जो भी करंट अफेयर सुन रहे होंगे वो 19 साल से ज़्यादा के होंगे। आप समझ लो क्या कर रहे हो।
ठीक है। और कार्लोस अल्कराज जो स्पेनिश प्लेयर है, उन्होंने हराया है रशिया के एक स्टार प्लेयर को, डेनियल मेडवेडेव है, उनको 6-3 6-2 के राउंड से फाइनल में हराया है, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने डिथ्रोन किया है वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक को, जो नंबर 1 स्पॉट पे थे। अब कार्लोस अल्कराज जी टॉप पे आ गए हैं, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं जो कि तीसरे मास्टर्स 1000 टाइटल को जीते हैं, ठीक है ना। तो आपको नाम याद रखना चाहिए, कार्लोस अल्कराज। नाम इंटरेस्टिंग है इसलिए नहीं, ये A1 प्लेयर है इसलिए याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। राजस्थान सीएम अनाउंस 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिविजन्स। तो 19 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है एंड 3 न्यू डिवीजन का अनाउंसमेंट हुआ है। इसी के साथ 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के साथ साथ राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए आपको 50। अब आप कहोगे यार इससे फ़ायदा क्या है, तो ये 50 नए डिस्ट्रिक्ट से मिलने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि माना जाता है कि मान लीजिए ये एक स्टेट है, काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो इसमें अगर हम बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट को चलाना, मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि हिडन पर्पस तो ये होता है कि पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ सीट्स, पॉलिटिकल सीट्स बढ़े, इससे पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम स्मॉल चंक्स में करते हैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान होता है, एडमिनिस्ट्रेट करना आसान होता है। लेकिन इसमें अगर हिडन चीज़ देखा जाए तो आपको पता ही होगा, पॉलिटिकल बेनिफिट्स, पॉलिटिकल स्ट्रेन, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, आखिर जो नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं वो कौन कौन है, आपको याद नहीं रखना है अनटिल अनलेस आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देने जा रहे हो। तो अनूपगढ़ है, बलोत्रा है, बिवार है, दीग है, डिडवाना है, कुंचुमन सिटी, डुडू, गंगापुर सिटी, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, जयपुर 2 भाग में, जयपुर नॉर्थ एंड जयपुर साउथ, जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट, केकरी, ये तो ज़बरदस्ती बनाया गया मुझे लग रहा है, केकरी, कोटपुतली, खैरथल, नीम का थाना, फलोडी, सालुम्बार, संचोर, शाहपुरा, विलबारा जिसको कह रहे हैं, वंशवारा, पाली एंड सिकर वेयर नेम्ड एज द न्यू डिविजन्स, ये डिविजन्स हैं। एंड टेकिंग टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द स्टेट इज 10। अब डिविजन्स हो गए 10 और डिस्ट्रिक्ट हो गए 50, ठीक है ना। राजस्थान की बात कर ले तो कैपिटल जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। गवर्नर भी याद कर लीजिएगा, गवर्नर पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे नए करंट अफेयर पे। देखिए 5th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है, 5वां पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशन। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा पूरे नेशन वाइड में। आखिर थीम क्या है 2023 का पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशंस का थीम क्या है, तो ये है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स अ हेल्दी इंडिया। दैट इज़ आपको याद रखना है, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स अ हेल्दी इंडिया। इसका एम क्या है, एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स थ्रू जन आंदोलन एंड जन भागीदारी। पोषण अभियान वॉज, अब बेसिकली इसमें है क्या, देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कितनी टाइम तो 1 से 2 बार खाते हैं, ठीक है ना। पूरे दिन में उनको अच्छे से मील भी नहीं मिलता है, तो मिल्स कम मिल रहा है और चीज़ें पता नहीं है कि आखिर खाना क्या है। वुमेन हो गई, चिल्ड्रेन हो गए, तो उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, मेंटली फिजिकली ग्रोथ नहीं होगा। आखिर उस ग्रोथ को फुलफिल कैसे किया जाएगा, तो ये यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कि कैसे न्यूट्रिशन को लेकर के हम प्रॉपर हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसके थ्रू, तो जन आंदोलन एंड जन भागीदारी के थ्रू। मतलब आपको पार्टिसिपेट करना होगा इन चीज़ों में और साथ साथ में हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, किसको, तो पोषण पखवाड़ा को, ठीक है ना। अब देखिए ये पोषण अभियान जो था वो लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को। किस चीज़ के लिए, तो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम इन अ हॉलिस्टिक मैनर। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान था। अभी भी आपको पता है 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं फिर से एक नए इंडेक्स की तरफ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की तरफ, जहां इंडिया रैंक किया है 13वां और अफगानिस्तान टॉप किया है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान अभी भी टॉप पे है, कंट्री मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है अगर टेररिज्म से, तो वो है आपको अफगानिस्तान, ठीक है ना। लगातार 4 ईयर से, कंसेक्यूटिव 4 ईयर से ये बना पड़ा है टॉप पे। डिस्पाइट अटैक्स एंड डेथ फॉलिंग बाई 75% एंड 58%। देखिए
अटैक्स 75% कम हो गए हैं, डेथ 58% कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी अफगानिस्तान जो है वो सबसे टॉप पे है टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है ना। और ये निकाला जाता है आपको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI रिपोर्ट के द्वारा। इंडिया का रैंक है 13 इस इंडेक्स में, और मार्किंग ओनली अ मार्जिनल डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा डिक्रीज है। अफगानिस्तान के बाद है बुर्किना फासो, सोमालिया, माली एंड सीरिया, ठीक है ना, ये अफ्रीकन कंट्री में आती है। पाकिस्तान 4 स्पॉट क्लाइम किया है, 6ठे नंबर पे आ गया है इंडेक्स में। अब हम लोग बात करें डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप पूरे वर्ल्ड में 2022 में कौन कौन था, तो इस्लामिक स्टेट IS एंड इट्स अफिलिएट्स, फॉलोड बाय अल शबाब, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA एंड जमात नुसरत अल इस्लाम एंड मुस्लिमीन JNIM, ठीक है ना, ये सब थे। आपको इसकी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जान लीजिए कुछ इंडेक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट में हम लोग देख लीजिए तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में एक लाहौर आ जाएगा जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है ना, एक लाहौर पाकिस्तान में आ जाएगा। सेकंड हम लोग होतान देख लेते हैं जो चाइना में है। थर्ड आपको भिवाड़ी राजस्थान में है। फोर्थ दिल्ली है। इंडिया कैसे पीछे रहेगा इन चीज़ों में, है ना। फिर से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात कर लें तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में एक लाहौर आ जाएगा पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे होतान चाइना की एक सिटी है, फिर तीसरे नंबर पे भिवाड़ी राजस्थान की सिटी है, और चौथे पे दिल्ली है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसी तरीके से बात कर ले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इंडिया का रैंक है 108, टॉप किया है डेनमार्क। किस चीज़ में, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, क्लियर है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं, इंटरनेशनल IP इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया रैंक किया है 42 55 कंट्रीज़ में, एंड USA टॉप किया है। कौन सा है, तो इंटरनेशनल IP इंडेक्स। IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह इंडेक्स जो IP फ्रेमवर्क में इकोनॉमी अक्रॉस 50 यूनिक इंडिकेटर को इंक्लूड करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है ना। और इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव IP सिस्टम्स हैं उस पर ज़्यादा खासा ध्यान दिया जाता है, जैसे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इंडिया का रैंक अभी 42वां है 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर ले तो US का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो टॉप पोजीशन पे आया है, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका मतलब होता है क्रिएशंस ऑफ द माइंड, जैसे इन्वेंशंस, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स एंड इमेज यूज इन कॉमर्स, ठीक है ना। बस इतना ही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया की रैंक है 4th और US टॉप किया है। फायर पावर इंडेक्स कहने का मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का जो भी स्टॉक्स एंड वेंचर्स है उसके बारे में बात होगा। तो इंडिया का रैंक है 4 और टॉप किया है US के द्वारा, क्लियर है। तो ये था हमारा कुछ इंडेक्सेस। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। श्रीलंका की एक बैंक है जिसको कहते हैं सिलन बैंक, उन्होंने ओपन किया है इंडिया का INR इंडियन रुपीज़ डिनोमिनेटेड नोस्ट्रो अकाउंट। जिस तरह एक तरह से आपको वोस्ट्रो अकाउंट था ना, वोस्ट्रो जो रशिया ने ओपन किया था, उसी तरीके से एक नोस्ट्रो अकाउंट है जो कि खोला गया है श्रीलंका का एक बैंक है सिलन बैंक, उसके द्वारा। किसमें, तो इंडियन बैंक में। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक चीज़ तो समझ लो, अब इंडिया करेंसी पे वॉर कर रही है, मतलब कैसे हमारा जो इंडियन रुपीज़ है उसको वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा भाई, तो तरीका ढूंढा जा रहा है। तो रशिया में क्या हुआ, जब ऑयल रशिया सप्लाई कर रहा है इंडिया को, तो रशिया कह रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप रुपीज़ में डील करो मेरे से, मैं रूबेल में डील करूँगा। कैसे, तो आप अपने ही बैंक में, जैसे मान लो आपका एक बैंक है यहाँ पे SBI, तो आप अपने बैंक में मेरी एक रशियन अकाउंट खोल दो जिसको आप वोस्ट्रो अकाउंट कह दो। आपको जो पैसा देना वो इसमें जमा कर दो रुपीज़ में, आप रुपीज़ में दे दो। मेरा वो पैसा मैं पैसा लूँगा नहीं डायरेक्ट, मैं मेरी आपके बैंक में मेरी अकाउंट खुली रहेगी, आप उसमें पैसा जमा कर देना, या फिर मैं वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। इसी तरीके से इसी को देख के श्रीलंका के सेलेंस बैंक है एक, उन्होंने INR इंडियन रुपीज़ को नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू इंडियन बैंक में खोला है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है इंडियन रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है ना। बेसिक इसका एम क्या है, तो एम है टू हेल्प इन सेटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स यूजिंग द इंडियन रुपी। बार बार क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स जो होगा उसको इंडियन रुपी में करने के लिए, अभी देखिए इंडिया टोटल लगभग 18 कंट्री के साथ डील करने वाला है, समझ रहे हो।
तो साफ एम है एशिया में एशियन रुपीज़ को बढ़ावा देना, ना कि यूएस डॉलर, यूके डॉलर, ये ऐसे हमें यूके पॉन्ड ऐसे हमको नहीं ट्रैवल करना है, हमें हमारा पैसा को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन मूव है। अब इससे हमें मदद क्या मिलती है, तो ये लोकल कस्टमर्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में मदद करती है, इंडियन रुपीज़ में भी ट्रांजैक्शंस हो जाएगा, जो कि एलिमिनेट करेगा कंडक्ट ट्रेड एंड रेमिटेंस ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर, एक बात बताओ मेरे को, इंडिया का सामान जा रहा है श्रीलंका, फिर मैं क्यों बात करूं यूएस डॉलर में भाई, क्यों बात करूं, आखिर रीज़न क्या है? रीज़न है उनकी मोनोपोलिस्टिक अप्रोच, रीज़न है उनकी ब्रेन। उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को इतने अच्छे पोजीशन में पहुंचा दिया है कि आप उसके पैसे में काम करोगे, उनका पैसा और स्ट्रांग होते चला जाएगा और आप बने रहो भिखारी, ठीक है ना। तो ये अब नोस्ट्रो अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट जो कंसेप्ट चला है वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और नए करंट अफेयर के जरिए। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, इसको एफ इंडेक्स कहते हैं। एफ इंडेक्स 2023, ये कहाँ पे हेल्ड होगा? पुणे में, इंडिया में। ये 10 दिन का अफ्रीका इंडिया का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसको एफ इंडेक्स कहते हैं। ये ऑर्गेनाइज हो रहा है पुणे में, और कब से? तो मार्च 21 से लेकर मार्च 30 तक, ठीक है ना। बेसिक इसका जो आइडिया है वो स्ट्रेंथन करना है मिलिट्री टाइज बिटवीन एशिया, इंडिया एंड अफ्रीका। यह एक्सरसाइज होगी वो प्रमोट करेगी आइडिया ऑफ अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी, इसको अमृत कहते हैं, अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज, अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी, ठीक है ना, इसको अमृत कहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव वैलिडेशन एक्सरसाइज होगा जिसका थीम होगा ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शंस एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है ना। क्लियर है? ये था हमारा अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, को एफ इंडेक्स कहते हैं 2023। अब एक करंट अफेयर है जिसमें सागर परिक्रमा फेज 5 बिगिन इन कर्नाटका। सागर परिक्रमा के बारे में जानते हैं, आखिर ये होता क्या है जो कर्नाटका में स्टार्ट हुआ है। देखिए चौथा फेज है जो स्टार्ट हुआ है किसका, तो सागर परिक्रमा मार्च 18 से लेकर के 3 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा कर्नाटक में, ठीक है ना। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा? तो उत्तर कन्नड़ा, उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा, ठीक है ना। ये कर्नाटक के 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। बेसिकली ये अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री जो है फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके द्वारा, और कुछ कंसर्न्ड स्टेट मिनिस्टर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी उस इवेंट में प्रेजेंट रहेंगे। इस इवेंट में प्रोग्रेसिव फिशरमैन को अवार्ड दिया जाएगा, वैसे फिशरमैन जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव वे में हर अप्रोच को रखते हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट या एक्नॉलेजमेंट्स मिलेगा रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू, ठीक है ना। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एंड स्टेट स्कीम सागर परिक्रमा फेज 1 के थ्रू, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं सागर परिक्रमा फेज 1 क्या था। तो इसको स्टार्ट किया गया था मार्च 5, 2022 को। कहाँ से? तो मांडवी गुजरात से मार्च 5, 2022 को सागर परिक्रमा फेज 1 स्टार्ट किया गया था। मांडवी गुजरात से लेकर के ओखला द्वारका तक, और कंक्लूड किया गया था इसको पोरबंदर में 6 मार्च, जहाँ पे इसको 3 लोकेशंस को कवर किया गया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देख लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं फेज़ 2 के बारे में भी, सागर परिक्रमा फेज़ 2 के बारे में। तो ये हेल्ड हुआ था सितंबर 23 से 25, 2022, और कवर किया था 7 लोकेशंस को, ठीक है ना। फेज़ 2 की बात कर ले तो ये हेल्ड हुआ था फरवरी 18 से लेके 21, 2022 में, एंड कवर किया था कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब सागर परिक्रमा में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह एक मैरीटाइम इवोल्यूशनरी जर्नी है, टूर एक तरीके से, टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल कोस्टल स्टेट यूटी थ्रू सी रूट टू शो सॉलिडेरिटी विद ऑल फिशरमैन, फिश फार्मर्स एंड कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि फिश फार्मर्स जो हैं, फिशरमैन जो है, उनको सॉलिडेरिटी और उनको एक तरीके से प्रोत्साहन देना है, ठीक है ना। और इसका एम है मेन टू एड्रेस द इशू ऑफ फिशरमैन का जो इशू है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका जो इशूज़ होगा फिशरमैन से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा सा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का स्कीम्स के थ्रू, वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू लाना, ठीक है ना। यही है और कुछ नहीं है। अब ये लास्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। रोहन बोपन्ना बने हैं ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल, ठीक है ना। तो ATP क्या होता है ये समझ लेते हैं। ATP होता है द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसको ATP कहते हैं। यह एक गवर्निंग बॉडी है मेंस का प्रोफेशनल टेनिस सर्किट ATP टूर, ठीक है ना, जो टेनिस टूर होता है उसके लिए। तो इंडिया के जो रोहन बोपन्ना है वो
ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बने हैं, सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर बने हैं जो ये जीते हैं एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल्स, ठीक है ना। अभी अल्कराज भी जीता था, आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। रोहन बोपन्ना जो कि 43 साल के हैं, एंड मैथ्यू एबेडन जो 35 साल के हैं, उन्होंने डिफीट किया है वेस्ले कुलहॉफ को। कहाँ के हैं वो? तो नीदरलैंड के हैं। एंड नील सुकुप्स्की को, जो ब्रिटेन के हैं, फाइनल में हराया कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, और ये अवार्ड को जीता है, ये मास्टर टाइटल्स को जीता है, ठीक है ना। इससे पहले बोपन्ना से पहले कैनेडियन डेनियल नेस्टोर है, ये ओल्डेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 की टाइटल को जीता था 2015 में सिंसिनाटी मास्टर्स एट द एज ऑफ 42, ठीक है ना। सिंसिनाटी मास्टर जो हो रहा था उसमें उन्होंने 42 साल में ये जीता था। बोपन्ना 43 के हैं, ठीक है ना, तो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड हो गया। और ये इनके लाइफ का सेकंड टाइटल है जो कि ये जीते हैं कतर ओपन के बाद, और एबेडन लास्ट मंथ में जीते थे ये, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट करंट अफेयर। अगर आपको लगता है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, ठीक है ना। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी आप बता सकते हो। आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है ना। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।